देखो, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को खत्म किया था। और चलो देखो क्या होता है। देखो, सॉलिड को क्लासिफाई कर दिया गया है ना, जैसे कौन सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, कौन नहीं करता है, कौन ज्यादा करता है, कौन कम करता है, ठीक है, कौन एकदम नहीं करता है। तो सॉलिड की क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी को हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में लेते हैं। एक तरफ कंडक्टिविटी हम दिखा रहे हैं, एक तरफ सॉलिड दिखा रहे हैं। अगर वो सॉलिड हमारा कंडक्टर जिसको बोलते हैं, कंडक्टर हो, ठीक है। और कंडक्टर हम जनरली किसको बोलते रहते हैं, मेटल को बोलते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर हो जाएगा वो। और इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयनिक कंपाउंड, मोल्टेन फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या एक्वस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो जाएगा वो। तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब 1 मीटर का वायर रहेगा अगर, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात करें अगर हम, तो सेमी कंडक्टर एक होता है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है इससे कम होती है, ठीक है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ मतलब बहुत खराब नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब होती है। ओम सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, वही यूनिट रहेगी। और अगर इंसुलेटर की बात करते हैं हम, इंसुलेटर की, तो इसकी कंडक्टिविटी काफी खराब होती है। सिर्फ मतलब वैल्यू जो यूनिट तो लिखनी पड़ेगी ना, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि हम कहेंगे कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, इतनी होती है इसकी, वही ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हो गई कंडक्टिविटी की बात। अब रीजन क्या है कि ये जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन हम देख लेते हैं जल्दी से। देखो देखो रीजन क्या है, रीजन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो मेटल क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल होता है जो, वो अगर क्रिस्टल उसका देखें हम, तो यूं होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम दिखाते हैं, क्यों पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला रहता है, रिमूव हुआ रहता है, उसी मेटल के उसी क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। जो स्पेस रहता है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, उसी स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन सी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोल देते हैं कर्नल। अब इसी की वजह से कर्नल और इलेक्ट्रॉन जो निकला है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये ऐसे बॉन्ड रहेगा, तो ये परफेक्ट क्रिस्टल एक बना रहेगा मेटल का, ठीक है। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये जो है ना, यही इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं हम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेटल जो होता है सॉलिड स्टेट में भी करता है और मोल्टेन स्टेट में भी करता है। और रीजन क्या है, रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं, क्योंकि जो मेटल होते हैं, मेटल होते हैं जो बेटा, ये आयनाइजेशन एनर्जी आ जानते हैं ना आप लोग, कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है ना। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ज्यादातर मेटल के इलेक्ट्रॉन ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, उस क्रिस्टल में बाहर निकले रहते हैं,
और उसी वजह से मेटालिक बॉन्ड बना देता है। कर्नेल और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है? और कर्नेल के बीच में, उसी को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है? पढ़ चुके हो ये चीज़ आप लोग। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड की। ये आयनिक सॉलिड क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? हुँ। देखो हमने वेरियस टाइप डिफेक्ट पढ़ा है अभी, ठीक है? तो अगर आयनिक सॉलिड की बात करते हैं हम, ठीक है? तो इसकी स्मॉल कंडक्टिविटी होती है ना डिफेक्ट की वजह से, जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो उसकी स्मॉल कंडक्टिविटी होती है। स्मॉल कंडक्टिविटी डिफेक्ट आप लोग सभी पढ़ लेना, ठीक है? डिफेक्ट की वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है, ठीक है? स्मॉल कंडक्टिविटी क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है? अगर स्मॉल डिफेक्ट अगर उसमें कुछ है, ठीक है? इसकी वजह से वो स्मॉल कंडक्टिविटी करता है। अगर लार्ज कंडक्टिविटी कब करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक जिसको हम बोल रहे हैं, लार्ज कंडक्टिविटी कब करेगा? लार्ज कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा कंडक्ट कब करेगा? जब वो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम मोल्टेन फॉर्म में बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन में रहेगा अगर वो, ठीक है ना? सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसमें रहेगा तो इसमें एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म में इनके आयन्स क्या रहेंगे? आयन्स क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। और जब आयन्स फ्री रहेंगे तो वो मोल्टेन फॉर्म में और एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा वो? कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है? अब सेमीकंडक्टर देख लेते हैं एक टॉपिक। आप लोग अभी डिफेक्ट तो जल्दी पढ़े हो, ठीक है? जो कि एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमने देखा है, ठीक है? इसको मैं दूसरे कलर से यहीं नीचे नीचे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये था मेटल के लिए देखा हमने, आयनिक सॉलिड के लिए देखा। अब सेमीकंडक्टर क्यों करते हैं? सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ये डिफेक्ट की वजह से करते हैं, और वो डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है? हमने देखा उसमें। और इस डिफेक्ट में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। वीडियो है वो देख लेना आप लोग, ठीक है? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट में हमने क्या देखा था कि होल हो गया था, ठीक है? पॉजिटिव, उस होल को पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर क्या होता था, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? इंक्रीज़ हो जाती थी। तो एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता था। इलेक्ट्रॉन रिच में हमारा एन टाइप का कंडक्टर बनता था और इलेक्ट्रॉन डिफिसिट में हमारा पी टाइप का कंडक्टर बनता था। तो ये तो हो गया, मतलब कंडक्टिविटी हो गई। अब आता है एक बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है, ठीक है? अभी तो आप लोग बोलते हो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कैसे मूव करते हैं उसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। अब बड़े हो गए हैं थोड़ा-सा, ठीक है? बड़े हो गए हैं तो हमें सभी सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, जो हमारे लेवल की होती है उसमें। अभी बहुत ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा लेके बैठ जाना सब कुछ जानने के लिए। बस जो लेवल की है, जो सिलेबस की है, ठीक है? उसी की बात करना। मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है? अगर आपको एंट्रेंस क्वालीफाई करना है तो बस सिलेबस पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा कहीं फोकस करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए बीएससी, एमएससी और पीएचडी और एमफिल की डिग्री बनी हुई है, रिसर्च में, सेंटर खुले हुए हैं, ठीक है? जाके वहाँ पे रिसर्च करना, ये सारी डिग्रियाँ कर लेने के बाद तब जानोगे बहुत ज़्यादा। अभी आपको 12th पे बेस पे कोई भी एंट्रेंस क्वालीफाई करना है तो बस उतना पढ़ो जितना सिलेबस है आपका, और क्वेश्चन लगा दो बस। अगर टॉपिक ना भी समझ में आए लेकिन क्वेश्चन लग जा रहा है उसका, तो जुग जुग जियो, ठीक है? अब वो देखो आगे, अ, बैंड थ्योरी क्या होती है? आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एज़ यू ऑल नो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। कुछ तो याद होगा अपना बचपन एटॉमिक ऑर्बिटल का। एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद होगा ही अपना बचपना। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है? तो हमारा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। वही बात है कि ऑर्बिटल जितने मिला उतने ऑर्बिटल निकलेंगे।
उसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नि मिला उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स निकलेंगे। एक सिग्मा निकल जाता है, एक सिग्मा स्टार निकल जाता है। याद आया कुछ? एक पाई निकल जाता है, एक पाई स्टार निकल जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, बीएमओ निकल जाता है और एबीएमओ, ठीक है? कुछ याद आया? वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। और इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। तो वही है, अगर मान लो कि अगर ये सिग्मा 1s है, 1s है, अगर ये 1s, ठीक है? ये भी 1s है, तो ये भी 1s बना, ये सिग्मा बन जाएगा, ठीक है? और ये भी 1s बना और ये सिग्मा स्टार बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले जाके, ठीक है? कोई यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि जो फ़ील्ड, मान लो कि यहाँ पर अगर एक-एक इलेक्ट्रॉन है, अगर लिथियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? लिथियम का होता है 1s2 और 2s1, ठीक है? तो 1s2 तो वैसे ही फ़ील्ड हो जाएगा, 2s1 में बात करते हैं हम अगर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझ में आया क्यों कहा जाता है कि बेटा पढ़ो, 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 शुरू से पढ़ो, सारी चीज़ें याद करो। अब निकाल के एमओटी देख लेना, एमओटी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये फ़ील्ड हो गया, ठीक है ना? ये क्या हो गया? फ़ील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है? अब ये वाला पार्शियली फ़ील्ड हो सकता है या फिर एम्प्टी हो सकता है। ये मे बी एम्प्टी हो सकता है, मान लो कि इसमें तो एम्प्टी है, तो यहाँ पर एम्प्टी लिख दूँगा, ठीक है? और ये फ़ील्ड भी हो सकता है ना? अरे एमओटी जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ये एम्प्टी भी हो सकता है, फ़ील्ड भी हो सकता है, ठीक है? पार्शियली फ़ील्ड भी हो सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है? अगर लिथियम में मान लो लिथियम में माइनस लगा दूँगा, माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। अ, चलो अब आगे देखते हैं। हुँ। तो इसमें जो बना है फ़ील्ड ऑर्बिटल, ठीक है? जो नीचे नीचे लो एनर्जी वाला रहता है, ठीक है? लो एनर्जी का लो एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ये तो पता ही होगा ना? लो एनर्जी और हाई एनर्जी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है और यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिसके पास एनर्जी कम होगी उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो वैलेंस बैंड बोलते हैं इसको। सॉरी, ये जो ये बैंड थ्योरी है, बैंड बॉन्ड थ्योरी शायद मैंने बोल दिया था क्या? बैंड, ठीक है? अगर मैंने बोला हो तो माफ़ी, 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 ठीक है? तो बैंड थ्योरी, तो जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ़ील्ड है, ठीक है? उसको हम वैलेंस बैंड बोल देते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है? और जो हायर एनर्जी वाला है, ठीक है? ये वाला एम्प्टी या फुल फ़ील्ड या पार्शियली फ़ील्ड, तो ऊपर वाले को हम सिंपल सा है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड और ऊपर वाले को हम बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। ये 2 तरह के बैंड हैं, ठीक है? कंडक्शन है, है, है रे तेरी यार ये क्या? देखो जी, यहाँ पर बैंड थ्योरी थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है? फिर से दिखाते हैं बैंड थ्योरी को आप लोग को। तो हमने देखा अभी ना बैंड थ्योरी, अभी देखा कि जो लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, जो लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, लोअर एनर्जी, उसको वैलेंस बैंड बोल दिया हमने, ठीक है? और जो हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, उसको कंडक्शन बैंड बोल दिया हमने,
ठीक है? एमओटी की वजह से हम बता रहे हैं ये सब, कंडक्शन बैंड बोल दिया गया। ठीक है? अब उसको मेटल और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बैंड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है? कि मेटल क्या हो सकता है और सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी क्या हो सकती है और इंसुलेटर में क्या हो सकती है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो फिगर आपका एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है सारी चीज़ें इसमें। हाँ, मैं बस यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ एडिशनल लगा रहा हूँ अभी आपके सामने। कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मेटल के लिए दिया गया है, ठीक है? अब नीचे ये जो हो जाएगा हमारा वैलेंस बैंड हो जाएगा, ये फुलफिल्ड है, ठीक है? दिख रहा है हमको कि ये फ़ील्ड है, ठीक है? दिख रहा है हमको फ़ील्ड है और ये दिख रहा है कि ये सब फ़ील्ड है, ठीक है? ये जो फ़ील्ड है हमारा, ये सब क्या हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं सोचना है कि किसका, 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 किसका हो रहा है ये सब, ठीक है? नहीं, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मान लो लिथियम का ले रहे हैं, ठीक है? ये वाला हो गया हमारा, लिथियम का एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? और यहाँ पर मान लो कि बेरिलियम का एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? लिथियम का हो जाएगा, बेरिलियम का हो गया ये वाला एग्ज़ाम्पल। तो देखो, बस यहाँ देखो कि जो पार्शियली फ़िल्ड बैंड है, ठीक है? पार्शियली फ़िल्ड बैंड मतलब पार्शियली फ़िल्ड जैसे ये तो मतलब पूरा क्या है फ़ील्ड है नीचे वाला और जो ऊपर का एनर्जी दोनों की सेम है तो इसलिए पास-पास है, ठीक है ना? एनर्जी गैप कम है। ये जो कंडक्शन बैंड जो मैंने बोला था, ठीक है? और ये वैलेंस बैंड जो बोला मैंने, तो इनकी एनर्जी क्या है, काफ़ी मतलब एकदम सेम है, ठीक है? मतलब ये ओवरलैपिंग भी हो सकती है यहाँ से, ठीक है? इन दोनों की, ठीक है? यहाँ पर ओवरलैपिंग भी हमको देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऊपर एम्पटी की तरफ चले जाएँगे, ठीक है ना? फ़्लो फ़्लो होंगे एम्पटी फुल फ़ील्ड से एम्पटी की तरफ जाएँगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ईज़िली बहुत ईज़िली यहाँ पे चले जाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि उनको जगह दिख रही है, तो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएँगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएँगे। मतलब ईज़ी वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे ना। अब आप लोग देखो इंसुलेटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है? इंसुलेटर के बारे में, तो जो वैलेंस बैंड है, ठीक है? वैलेंस बैंड जो है, आपके एनसीईआरटी में देखना लिखा होगा कि जो फ़ील्ड है वो वैलेंस बैंड है, जो एम्पटी है वो कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में काफ़ी लार्ज एनर्जी का गैप है, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जा नहीं सकते, ठीक है ना? बिल्कुल, एकदम मना ही है इनको जाने के लिए। काफ़ी दूर है ना उनको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से उठकर यहाँ जाने में काफ़ी हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक नहीं जाते हैं और जब मोबाइल नहीं हो पाएँगे वो इलेक्ट्रॉन, चल नहीं पाएँगे, घूम नहीं पाएँगे, तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब जब सेमीकंडक्टर में बात करते हैं हम, तो स्मॉल एनर्जी गैप होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते रहते हैं, ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होंगे और जब इलेक्ट्रॉन जाएँगे तो क इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अगर इसमें हम डोपिंग कर देते हैं इसमें हम डोपिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफ़िसिट की, तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, वो इंक्रीज़ हो सकती है, हम बढ़ा सकते हैं कंडक्टिविटी को, ठीक है? अब आप एनसीईआरटी एक बार रीड करना, ठीक है? जैसे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है? कंडक्टिविटी होती है, लो होती है, ठीक है? लेकिन इसकी अगर डोपिंग हम करा देते हैं, तो वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और डोपिंग कैसी? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफ़िसिट है, ठीक है? समझ में आया ये बैंड थ्योरी से? ओके। तो ये 3 चीज़ें थी मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब देखो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है? हाँ। देखो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा? सपोज़ आप लोग मेटल के बारे में अगर हम देखते हैं, इन केस ऑफ मेटल, आप लोग को नोट्स मिल चुका होगा, ठीक है? इन केस ऑफ मेटल इन केस ऑफ मेटल देखो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, याद रखना ये चीज़, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं मेटल का, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी
कौन-सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही बात याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो पॉज़िटिव आयन होते हैं, जो हमने देखा, ये जो मेटल है, ठीक है? ये पॉज़िटिव आयन हो जाते हैं, ठीक है? इसमें, तो पॉज़िटिव आयन जो होते हैं, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनमें वाइब्रेशन होने लगता है, टेम्परेचर देने पर, वाइब्रेट, ठीक है? वाइब्रेटिंग क्या? अरे रिकॉर्डिंग होगी, उसमें देख लेना, ठीक है? अभी टाइम कम है ना, तो मतलब मुझे अगला क्लास भी लेना है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, ठीक है? अभी ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा अगर टाइम कम पड़ जाएगा तो। फिर नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं बता दूँगा, ठीक ना? देखो ये वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेटिंग, ठीक है? अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो। जब ये वाइब्रेट करते हैं ना, तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन है, इसको मोबाइल होने नहीं देंगे, ठीक है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोड्यूस हिंड्रेंस मतलब इसको रोकते हैं, ठीक है? इसके फ्लो को रोकते हैं ना, इसके फ्लो को रोकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? क्योंकि इसके आयन जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? सेमीकंडक्टर, देखो अब सेमीकंडक्टर में तो ये कटायन ऐसा तो होता नहीं है कि अ, कटायन और कर्नल के बीच में फ़ोर्स की वज़ह से उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो देखो सेमीकंडक्टर में क्या है, इस फिगर को देखो ध्यान से, यहाँ देख लेना अभी समझ में आ जाएगा वो भी बॉन्ड बैंड थ्योरी अगर कुछ डाउट रहा होगा तो। तो देखो अ, रेड कलर से दिखाते हैं हम, सेमीकंडक्टर यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से यहाँ से क्या कर जाएँगे, जंप कर जाएँगे, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी सेमीकंडक्टर के केस में? टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है? और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह का बिहेवियर करते हैं, ठीक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज़। सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह का बिहेवियर अगर करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसको इंट्रिंसिक कंडक्टर भी बोल देते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को इंट्रिंसिक कंडक्टर भी नाम देते हैं, ठीक है? और फिर डोपिंग वगैरह पढ़ा चुके हैं, इसके बाद एनसीईआरटी में जैसे-जैसे पढ़ना आपको डोपिंग आएगी जो पढ़ चुके हो आप लोग। इलेक्ट्रॉन रिच आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट आएगा, वो चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंस बैंड्स बैंड से ये कहाँ चले जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड पे चले जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बेटा क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब एक और टॉपिक है इसमें एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हुँ। एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ये टॉपिक वहीं की है, सेमीकंडक्टर जो पढ़ रहे थे हम एन टाइप और पी टाइप का। तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग को, देखो एप्लीकेशन क्या होता है इसका? इसको मिला के यूज़ किया जाता है ना कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड ओहो! कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? मिला के देखो, मिला के मतलब यूज़ करते हैं ऐसे भी देखो तो एक डायोड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है डायोड, ठीक है? और डायोड में हमारा कॉम्बिनेशन होता है पी और एन टाइप का, यही एन और पी टाइप का कॉम्बिनेशन होता है और डायोड जो यूज़ होता है किसमें रेक्टिफायर में यूज़ होता है। आप एनसीईआरटी भी रीड करना, ठीक है? रेक्टिफायर में यूज़ होता है और ये रेक्टिफायर क्या होता है हमारा एसी करंट को रेक्टिफायर किसको कहते हैं? अल्टरनेटिंग जो करंट को
एसी करंट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। आप लोग फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। एसी क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को रेक्टिफायर बोलते हैं और उसमें जो डिवाइस लगी रहती है वो होता है डायोड डायोड, जो कि किसका बना रहता है एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है? और एक हमारा सोलर सेल होती है, सोलर सेल, ठीक है? अब सोलर सेल को सबको पता ही होगा कि सोलर सेल का क्या काम होता है। तो इसमें जो डायोड इसमें भी डायोड यूज़ होता है और उसका नाम दे देते हैं हम फोटो डायोड, फोटो डायोड, ठीक है? फोटो डायोड। अब ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? लाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इतना आप समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ट्रांजिस्टर आपको पता है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें भी हमारा यूज़ होता है यूज़ होता है एन और पी टाइप का कंडक्टर का, ठीक है? तो इसमें ना जो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है सैंडविच कंडक्टर यूज़ होता है, ये याद रखना ना। अरे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब, आगे चल के अगर फ्यूचर में कोई एंट्रेंस वगैरह वगैरह दोगे आप लोग, तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे कहीं न कहीं उठा ली जाती है कि सैंडविच कंडक्टर, तो काफ़ी अच्छा नाम है ये तो भूलेगा ही नहीं, सैंडविच कंडक्टर। सैंडविच क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है एन-पी-एन मतलब दोनों तरफ एन-एन ठीक है और बीच में पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ये कॉम्बिनेशन या फिर पी-एन-पी देखो सैंडविच हो गया ना, मतलब सैंडविच में क्या होता है, ऊपर, नीचे बीच में ये सैंडविच हो गया, ठीक है? ऐसे, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी है। तो ये किसमें यूज़ होता है रेडियो सिग्नल का जो होता है ऑडियो सिग्नल या रेडियो सिग्नल का जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई बोलते हैं उसको, एम्पलीफाई रेडियो या फिर ऑडियो सिग्नल, उसको जैसे जैसे रेडियो अगर आप बजाए होगे तो ठीक है, उसको सेट करते हैं ना, तो ये ट्रांजिस्टर की वजह से ही वो सेट होता है, उसका सिग्नल पकड़ता है, ठीक है? तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। इस लेक्चर में कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? मैं वो बता सकता हूँ बाद में, कमेंट आप कर देना, ठीक है? और कोशिश कर तो सॉलिड स्टेट का ये लास्ट लेक्चर ही कह लो और लास्ट टॉपिक कह लो, ठीक है? तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? उसके लेक्चर आपको मिल जाएँगे, उसको आप लोग देखना। अब आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं सॉलिड की। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है फिगर 1.35 यहाँ पे दिखा रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस आपको सबको पता होता है कि ठीक है, न्यूक्लियस अगर है, तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है? ऐसे। तो रिवॉल्व करने पर उसका जो मूवमेंट होता है, हम उसको एक नाम देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है? और एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो ये ऐसे रिवॉल्व कर ही रहा है, ऐसे, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ये, ठीक है? और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोग को, इधर से थोड़ा हट के, साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? वो भी अपनी पोज़ीशन पे ऐसे-ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? स्पिन, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहे ऐसे घूमे, ठीक है? मतलब ऐसे-ऐसे घूमे अपनी पोज़ीशन पे या ऐसे घूमे क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, समझ रहे हो ना आप लोग? तो वही है स्पिन, स्पिन इसकी 2 तरह से होती है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। देखो ये इधर दिखा रहा है फिगर में, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ठीक है? ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज़ अगर ऐसे चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज़ होगा, ये अगर अपने ही पोज़ीशन
पोज़ीशन पे अगर ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज़, ठीक है? तो इसमें बोलते हैं ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? अगर जो ये रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, जो स्पिन हो रहा है अपनी पोज़ीशन पे और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है? तो उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट नाम देते हैं। देखो, सबसे पहले हम बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो होता है 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एम्पीयर सॉरी इसकी यूनिट आपके एनसीईआरटी में ही दी हुई है अ, एम्पीयर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट को हम दिखाते हैं बोर मैग्नेटॉन से। तो बोर मैग्नेटॉन की यूनिट अगर बोला जाए ना, तो यही होती है, ठीक है? बोर मैग्नेटॉन। 1 मिनट। बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम न्यू बी से हम दिखाते हैं, ठीक है इसको? बोर मैग्नेटॉन। आप लोग को एक मैग्नेटिक मोमेंट का फ़ॉर्मूला आप लोग को पता होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का। अगर नहीं पता है तो ये फ़ॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो नीट पे आ ही जाता है इस फ़ॉर्मूले में, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट का जो फ़ॉर्मूला होता है अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है? तो बोर मैग्नेटॉन की जो यूनिट होती है मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू जो होती है वो इतनी है, ठीक है? तो अगर एक फ़ॉर्मूला होता है अलग से भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ n जो है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट इन मॉलिक्यूल n क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही n की जगह हम रख देंगे मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो उससे हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। अब आप ज़रा सोचो कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका क्या हो जाएगा? 0 और किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? डायमैग्नेटिक में। क्लियर हुआ? अब क्लासिफ़ाई कर दिया गया है ना, जैसे आप लोग 2 चीज़ें पहले से थोड़ा जान रहे हो, वाकिफ़ हो थोड़ा-सा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद भी और चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसपे हम डिस्कस कर लेते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक को डिस्कस करते हैं। बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो क्योंकि टॉपिक ब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है? तो डायमैग्नेटिक सबसे पहले क्लासिफ़ाई कर दिया गया है। तो पहला जो टाइप है कोई भी जैसे सॉलिड होता है, वो डायामैग्नेटिक हो सकता है, डायामैग्नेटिक। अब देखो, डायामैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में रहेंगे, तो ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में रहेंगे, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये एक इधर स्पिन घूम रही है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है? अपोज़िट स्पिन पे घूमता है, ठीक है ना? तो एक की वैल्यू जो अभी वैल्यू हमने दिया कि अ, प्लस ठीक है, अगर मान लो कि प्लस होता है पॉज़िटिव, नेगेटिव, प्लस हाफ, माइनस हाफ ऐसे आप लोग को दिखाया जाता है ना, तो एक का हो जाएगा प्लस अ, 9.27 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एक इस तरह से हम दिखा सकते हैं, एक की वैल्यू यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है? और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ़ील्ड में रिपेल करते हैं, ठीक है ना? मैग्नेटिक फ़ील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है? 0 हो जाता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फ़ील्ड में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये याद रखना है इसके लिए, ठीक है? मैग्नेटिक फ़ील्ड में रिपेल करते हैं, ठीक है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल है कुछ टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है? ये जो एग्ज़ाम्पल आपका एनसीईआरटी वगैरह में दिया, यही बस लर्न कर लेना
काम दे देगा आप लोग को। H2O हो जाएगा, ठीक है? NaCl हो जाएगा, बेंज़ीन हो गया, तो ये सब डायामैग्नेटिक हैं। ठीक है ना? मान लो कि वही चीज़ है ना कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फ़ील्ड है कोई, जो मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर भी बताऊँगा। देखो, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ठीक है? तो इसमें अगर क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस अगर अगर जा रहा है, तो यहाँ से वो रिपेल होगा, ठीक है? और जैसे कौन बोल रहा है फिर से? बोलिए। सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। नो मतलब कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? ठीक है। देखो, जो डायमैग्नेटिक होता है, उसमें n पर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, जिसकी वज़ह से वो मैग्नेटिक फ़ील्ड में क्या करते हैं, रिपेल होते हैं, ठीक है? और ये जैसे मैंने कि मैं सब्सटेंस है ये कोई, अगर यहाँ मैग्नेटिक फ़ील्ड है, तो इससे रिपेल करेंगे ये, ठीक है? तो इस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, जो एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक, देखो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है? ये तो पता ही होगा, डाया पैरा के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़ाना ज़रूरी है, कुछ लोग को भूल गए होंगे, तो ठीक है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है? जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड है, कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो उसमें ये अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे अगर आपको कि मान लो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है? ये साउथ पोल है, यहाँ पे सब्सटेंस है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएँगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो दिख रही है, इसमें अट्रैक्ट हो जाएँगे, तो उसको हम बोल देते हैं वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एमओटी से भी हम बताते हैं, ठीक है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इसमें और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो फ़ॉर्मूला हमने अभी देखा था, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला, तो ये n की वैल्यू कुछ न कुछ यहाँ पे रखेंगे हम, n की वैल्यू कुछ न कुछ रखेंगे, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ न कुछ आएगा। इसलिए ये मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा अगर इसके पास, तो वो मैग्नेटिक फ़ील्ड में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फ़ील्ड में क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। समझ में आया ना? आगे बढ़े ना? ठीक है, देखो। हुँ। देखो, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक होता है पेरीमैग्नेटिक। एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ लिखा है, बिल्कुल आप लोग भी पढ़ना इस चीज़ को मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है? देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? देखो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ग्रुप जो होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? इसका अब मान लो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो कोई न कोई उसपे जैसे आयन्स अगर दिखेगा हमको, ठीक है? तो आयन से कोई ग्रुप को बोल देते हैं और आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ठीक है? इसको बोलते हैं हम डोमेन्स मैग्नेटिक डोमेन्स, ठीक है ना? मैग्नेटिक डोमेन, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इसलिए ग्रुप को बोल देते हैं मैग्नेटिक
डोमेन। देखो अ, ये क्या करता है जैसे कि अगर मान लो कि कंपाउंड है यहाँ पर दिखाया गया है इसमें मैं बता रहा हूँ ना पैरामैग्नेटिक, एंटी पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक, ठीक है? ये एनसीईआरटी से लिया हुआ फिगर है। देखो इसमें समझ लो आप लोग कि ये देखो ये दिखा रहा है हमको फेरोमैग्नेटिक, ये हमारा है फेरोमैग्नेटिक, इसी में समझ लो इस चीज़ को, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक। इसमें जब जब ये मैग्नेटिक फ़ील्ड में आते हैं, ये सब डोमेन, तो एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं सभी, ठीक है? पैरेलल हो जाते हैं। मान लो कि ऐसे ऐसे हैं सब, ठीक है? ऐसे हैं मान लो, ऐसे हैं, ठीक है? अब इधर कोई मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ठीक है? तो ये सब क्या हो जाएँगे, ये सभी के सभी पैरेलल हो जाएँगे ऐसे, मैग्नेटिक फ़ील्ड में आने पर। और इसको हम बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक। तो जो भी इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, समझ में आ रहा है ना? जो डोमेन जो है, वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए तो फेरोमैग्नेटिक, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, यहीं पे देखो, ठीक है? एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होगा अ, इसका जो नेट नेट डाइपो नेट जो मोमेंट आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो आएगा 0, ठीक है? इसमें क्या हो जाता है एक पैरेलल तो एक एंटी पैरेलल हो जाता है। मतलब इधर देखो ये ऊपर है तो फिर ये नीचे, कैंसल हो जाएगा। फिर ये ऊपर है, इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन है उसका एंटी इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा और नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? और एक आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या है अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। यहाँ तो इक्वल नंबर एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है इक्वल नंबर डोमेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। जितना मतलब देखो ऊपर है, ठीक है? उतना ही क्या है नीचे है। लेकिन यहाँ पर अगर 2 ऊपर है डायरेक्शन अप साइड है, तो एक जो है डाउन साइड दिख रहा है हमको। फिर 2 अप साइड दिख रहा है, एक डाउन साइड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इक्वल नहीं है, ठीक है ना? जो डोमेन है अपोज़िट डायरेक्शन में वो अनइक्वल है, ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं पेरीमैग्नेटिक, ठीक है? क्या बोलते हैं? पेरीमैग्नेटिक, यही याद रखना है इसमें, ठीक है? और जो इसके एग्ज़ाम्पल हैं, आपको नोट्स में मैंने दिया है, तो उस एग्ज़ाम्पल को भी देख लो बढ़िया से, अभी टाइम है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर पेरीमैग्नेटिक में देखें हम लोग, तो इसका एग्ज़ाम्पल आ जाता है Fe3O4 अभी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा हमारा पेरीमैग्नेटिक। अ, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा 0 सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये देखो, मान लो कि ये अगर ये कैंसल हो गया, ठीक है? अगर ये कैंसल हो गया तो कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है जो, वो 0 नहीं होता है, ठीक है? और एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है फेरोमैग्नेटिक है जो, इसका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक का वो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, ठीक है? और परमानेंटली ओरिएंटेड हो जाएगा वन डायरेक्शन में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड चली गई, ठीक है ना? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चली गई यहाँ से, तो ये परमानेंटली वन डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओरिएंटेड हो जाएगा, परमानेंट, ठीक है? तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। अगर अपोज़िट होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, अनइक्वल अपोज़िट होता है तो पेरीमैग्नेटिक। फेरो और पेरी, ठीक है? ये याद रखना इस चीज़ को। अब एक मान लो कि जो कंपाउंड होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे?
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये जो मेन टॉपिक है इसकी, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उस एरो से तो आप लोग समझ गए, ठीक है? कि कौन-सा फेरोमैग्नेटिक, कौन-सा फेरी और कौन-सा एंटी फेरोमैग्नेटिक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अ, कोई जितने भी जैसे फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। ये जितने भी हैं, ठीक है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सबका कंपाउंड का अलग-अलग होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक में। किसमें? पैरामैग्नेटिक में। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ के लिए, ठीक है? फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये चेंज हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक में, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल मैं एक ले लूँ यहाँ पर कि जो आयरन थर्ड सॉरी Fe3O4 जो ये पेरीमैग्नेटिक में आता है, ठीक है? किसमें आता है? पेरीमैग्नेटिक में आता है इसका एग्ज़ाम्पल ठीक है? इसको इसको जो टेम्परेचर हम देंगे अगर अ, 850 केल्विन 850 केल्विन अगर टेम्परेचर हम देंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बिकम पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना? तो सबका सब कंपाउंड का अलग-अलग टेम्परेचर होता है, जिसपे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेंगे। कौन-कौन से? फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और पेरीमैग्नेटिक। एक और टेम्परेचर आता है, जिसको हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना? क्यूरी टेम्परेचर। तो इसके लिए बात कर लेते हैं, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जल्दी से। ये एक-एक नंबर का टॉपिक है, ये आ सकता रहता है, ठीक है? आने के चांसेस होते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, देखो अ, अगर मान लो कि कोई फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? इसमें मतलब इसका मैग्नेटिज़्म खत्म हो जाएगा, ठीक है? किसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे इसका मैग्नेटिज़्म खत्म हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते देते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना? जिस टेम्परेचर पे इसका मैग्नेटिज़्म खत्म हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मतलब जब कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है? और उसपे क्या हो जाएगा, इसमें फेरोमैग्नेटिक जो इसका नेचर है, ठीक है? कह सकते हैं कि नो फेरोमैग्नेटिज़्म, ठीक है ना? नो मैग्नेटिज़्म हो जाता है उसका नो फेरोमैग्नेटिज़्म। जैसे डायामैग्नेटिज़्म, पैरामैग्नेटिज़्म उसी तरह फेरोमैग्नेटिज़्म, नो फेरोमैग्नेटिज़्म, ठीक है? तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्री टेम्परेचर। अगर जिस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हमारा पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे इसका फेरोमैग्नेटिक जो नेचर है वो खत्म हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। चलो ये चीज़ें खत्म हुई, ठीक है? आज का लेक्चर और सॉलिड स्टेट भी खत्म हो गया है। अब आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को रिवीज़न करना, ठीक है? सबको पता समझ में आ गया ना ये टॉपिक? बोलो, कोई बोलेगा? ओके, ठीक है, चलो। एक और चीज़ है इसमें मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना।
एनसीईआरटी की ये लाइन मैं एक दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये लाइन जो एनसीईआरटी की है, एन टाइप और पी टाइप एप्लीकेशन हेडिंग होगी उसके नीचे ही होगा। इसमें चीज़ें जान रहे हो, ठीक है, बस मुझे थोड़ा बताना है इसके बारे में। जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है ना? ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है? और जैसे कि डायमंड भी 4 बॉन्ड बनाता है, उसी तरह इसको भी दिखाया गया है। अब जैसे कि मतलब 14 को हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे 15 के साथ, ठीक है? डोपिंग कर रहे थे, 14 को 13 के साथ कर रहे थे, तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है? और यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है ना? तो उसी तरह एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारा उसमें 4 ही रहता है, ठीक है? तो उसी तरह जो डोपिंग होती है मतलब 13 और 15 13 और 15 की भी हम कर सकते हैं, ठीक है? और 12 और 16 की भी कर सकते हैं, ठीक है ना? जब डोपिंग करेंगे तो इसमें जो जैसे कि 13 और 15 को करने के बाद ये कुछ कंपाउंड दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? इंडियम और एंटीमनी है, ठीक है? एल्यूमीनियम और फास्फोरस है, गैलियम और आर्सेनिक है। देखो गैलियम और आर्सेनिक जो है, गैलियम आर्सेनाइड बोलते हैं इसको, ये एक सेमीकंडक्टर होता है, बहुत ही फ़ास्ट रिस्पॉन्स करता है ये, ठीक है? और कंडक्टर के जो डिवाइसेज़ हैं, उसके लिए रिवॉल्यूशन मतलब लेकर आया ये, ठीक है? सेमीकंडक्टर डिज़ाइन मतलब तैयार हुई उसकी, तो काफ़ी उसमें प्रोग्रेस मिला और ज़िंक सल्फ़ाइड है, कैडमियम सल्फ़ाइड है, ठीक है? कैडमियम, सेलेनियम है, ठीक है? और मरकरी है, टेellुरियम है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं 12 और 16 को हम मिलाएँगे, तो हमको ये सेमीकंडक्टर मिलेंगे, ठीक है? अब ये जो जो हमने ये वाला देखा था सिलिकॉन वाला, तो वो परफेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर हमको जो 13-15 या फिर 12-16 मिलाएँगे, तो उसमें परफेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड हमको नहीं दिखेगा। कुछ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर हमको दिखेंगे, ठीक है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है? अब कुछ ट्रांज़िशन मेटल होते हैं, ट्रांज़िशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है? तो ये सब जितने हैं यहाँ पर हैं, ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? मतलब कंडक्टर, ठीक है? और ये जो ऑक्साइड दिख रहा है, रेनियम ऑक्साइड, ठीक है? यह मेटालिक कॉपर की तरह इसकी कंडक्टिविटी होती है। ये बस एक-एक टर्म है, स्टेटमेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना। लेकिन जो ये ट्रांज़िशन मेटल है, वेनेडियम का जो ऑक्साइड होता है, वेनेडियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है? टाइटेनियम ऑक्साइड है यहाँ पर। तो ये मेटालिक शो करते हैं और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मतलब ये इंसुलेटर हम कह सकते हैं, कि इंसुलेटर भी हो सकते हैं। ऐसे मेटल देखते तो हम बोल देंगे कि कंडक्टर है, लेकिन ये इंसुलेटर भी हो सकते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक बार फिर से आप लोग ये लाइन को पढ़ लेना बढ़िया से, तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।